9 अगस्त सुबह 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक ये वही समय था जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फोन आया था। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि डॉक्टर साहब चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की कुछ तस्वीरें भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर अस्पताल से लगभग आधा घंटे की दूरी पर फूलबाग एक इलाका पड़ता है, उस इलाके में रहते थे। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर पूरे अस्पताल में पहुंच चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, स्टाफ और यहां तक कि अस्पताल के बड़े कर्मचारी भी इस सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे। क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से ये लोग मिटाते रहे। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपने निशान ना छोड़े हों। ये वही पल था जब मौकाए वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। उधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे के देरी के बाद अस्पताल पहुंच चुके थे। अब वो सेमिनार हॉल में जाते हैं, जूनियर डॉक्टर की लाश को देखते हैं। चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रहती है। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद वहां के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल घोष साहब पहली बार पुलिस को 9 बजे इस लाश की जानकारी देते हैं। शहीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को जानकारी दी गई। शुक्रवार 9 अगस्त सुबह 10:53 हुए थे और यही वो वक्त था, यही वो समय था जब पहली बार आरजी कर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद फोन करने वाले ने बताया कि वो आरजी कर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फोन कट गया। घबराई मां ने फौरन उसी नंबर पर फोन मिलाया और पूछा कि उसकी बिटिया को क्या हुआ है। फोन करने वाले ने बताया आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास मां और बाप फौरन आरजी कर अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके घर से अस्पताल की दूरी तकरीबन 1 घंटे की थी। मां बाप दोपहर 12 बजे के समय यानी कि वो समय 12 बजे का था और वो अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार मां बाप को उनके बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट जो है वो खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था। हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून निकल रहा था। लाश देखने पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा ये सुसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है। मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालात ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा झूठ ये कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात की थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी इसलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा गया। पर यहां सवाल यह है कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले काल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बात खुदकुशी की बात क्यों की गई?
बाद में जूनियर डॉक्टर के माता पिता को सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक था कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर फेंक दी गई। और रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी आरजी कर अस्पताल की चारदीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई तब तक वो भी आधी अधूरी थी। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच के जिस तरीके से लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चारदीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश तक पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी। धरना प्रदर्शन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजी कर अस्पताल से हुई जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी, लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर तक घूमने लगी। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आ गया और आनन फानन में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली से कोलकाता कूच कर गई और जांच शुरू कर दी। तो अब ये सवाल है कि सीबीआई क्या जांच कर रही है? क्या सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने कुछ जांचें की थी? तो पहले बात कोलकाता पुलिस की जांच की, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने ही की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब वो 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंचे, तब वहां उसे जूनियर डॉक्टरों की लाश के पास उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिलता है। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से वो नेकबैंड कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वह ब्लूटूथ किसका है ये पता नहीं चल पा रहा था। लोग ये समझ रहे थे, पुलिस ये कह रही थी कि ये किसी और मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट, जहां से बाहर और अंदर आते जाते हैं, उस दरवाजे की तरफ जाने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगालना शुरू किया। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर लगे। कैमरों में कई लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में आते जाते नजर आए। तब कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से अपनी जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि कैमरे में कैद एक शख्स के अलावा बाकी सभी अस्पताल के ही स्टाफ हैं, और वो इकलौता शख्स जो बाहरी था उसका नाम संजय राय है। कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलेंटियर है जो 20,000 रुपए की संविदा की नौकरी करता है कोलकाता पुलिस में। पुलिस संजय राय की सरगर्मी से तलाश करती गई और संजय राय वहीं पुलिस की एक बैरक में सोता मिला। बैरक से पुलिस ने उसके वो कपड़े बरामद किए जो वो धो चुका था, लेकिन उसके जूते पर खून के कुछ निशान मिले। संजय राय के मोबाइल से जब मौके से मिले ब्लूटूथ नेकबैंड को कनेक्ट किया गया तो वो फौरन कनेक्ट हो गया। कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय राय ही कातिल है और यही मेन गुनहगार है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उधर डॉक्टरों का आंदोलन अब जोर पकड़ रहा था। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना बताया गया। रेप या गैंग रेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय राय डीएनए सैंपल भी फॉरेंसिक लैब को भेज दिए गए। पर इस बीच एक डॉक्टर ने ये बयान दे दिया कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइना यानी कि प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम व्हाइट लिक्विड मिला है, और उस डॉक्टर ने दावा किया कि म्यूकस और 2-3 चीजों को छोड़ दे तो ज्यादातर लिक्विड सीमन है। इतनी बड़ी मात्रा में सीमन की मौजूदगी का हवाला देखते हुए डॉक्टर ने दावा किया कि मामला रेप का नहीं है बल्कि गैंग रेप का है। हालांकि उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमन 5 मिलीग्राम के करीब होता है। इस हिसाब से अगर मान ले कि 151 मिलीग्राम सीमन और म्यूकस या बाकी चीजें हैं और बाकी 50 मिलीग्राम सीमन है, तो 5 ग्राम के औसत से क्या 10 लोगों ने गैंग रेप किया? और अगर 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम सीमन है
तो क्या 20 लोगों ने रेप? खैर, डॉक्टर के बयान के बाद से ही गैंगरेप की थ्योरी हर तरफ घूमने लगी। फिर हुआ ये कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आनन फानन में जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। घर वालों का इल्जाम है, जिस शमशान में घाट में अंतिम संस्कार होना था, वहां 3 अर्थियां पहले से ही थी। कायदे से अगर पहले उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के दबाव की वजह से पहले जूनियर डॉक्टर का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोलकाता पुलिस की इस जल्दबाजी ने भी जूनियर डॉक्टर की मौत की साजिश को और हवा दे दी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस जल्दबाजी पर भी सफाई दी। पुलिस का कहना था कि चूंकि जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से आंदोलन जारी था, इसलिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया ताकि हालात और बस से बदतर ना होते जाएं और ये पूरा मामला और ज्यादा ना बिगड़ जाए। हालांकि तब इसके लिए माँ बाप से इजाजत ली गई थी कि उनकी बिटिया का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। कोलकाता पुलिस की जांच पर इसलिए भी उंगली उठी कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरह से केस को सुलझाने का दावा करते हुए केस क्लोज करने का लगभग मन बना लिया था, जबकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल समेत बड़े लोगों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरजीकर अस्पताल के कुछ पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिनमें 2003 सौमित्र विश्वास आत्महत्या केस भी शामिल है। इल्जाम लगे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और ये हत्या अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए की गई। इसी बीच एक बीजेपी के एक सांसद ने आरजीकर अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा उठाकर एक नई थ्योरी उछाल दी। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बात सीबीआई की जांच की है, तो सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त है, जिनका जवाब उसे ढूंढना है, वो ये है कि क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय राय ने किया? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या विरोध करने पर संजय राय ने उसका गला घोटा? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम जख्म विरोध के दौरान हुई, गुत्थम गुत्थी के दौरान आए? और क्या कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ या पूरा कत्ल कहीं और हुआ और फिर उस डॉक्टर की बॉडी को लाकर सेमिनार हॉस्पिटल में रख दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये पूरा मामला इस हॉस्पिटल की चहरदीवारी के अंदर ही हुआ है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। जैसे लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई? घर वालों को खुदकुशी की बात क्यों कही गई? लाश की खबर सुबह 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या किया, किस किस से बात की? शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू किया गया, जब जूनियर डॉक्टर के जिस्म और चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से से कपड़े गायब थे? तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर इसको एक सामान्य डेथ यानी कि सामान्य मौत माना और अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया, जबकि लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि मामला रेप और मर्डर का है। कोलकाता हाई कोर्ट तक ने इस बात पर कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा। जिस अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में उस महिला लेडी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम क्यों कराया गया और किसके कहने पर कराया गया? सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय राय के अलावा जिस शख्स से सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबी पूछताछ की गई है,
वो उसी आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं। दरअसल डॉक्टर संदीप घोष अपने आप में एक संदिग्ध कैरेक्टर हैं। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इतनी जबरदस्त सेटिंग है इनकी कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल को चुनने के लिए इंटरव्यू आयोजित किया गया था, उस इंटरव्यू में ये 16वें नंबर पे थे, पर इसके बावजूद इन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। 2 मौके ऐसे आए जब इन्हें आरजी कर अस्पताल से ट्रांसफर भी कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बावजूद 2 बार न सिर्फ इन्होंने इस ऑर्डर को रुकवाया, बल्कि इस आरजी कर अस्पताल में डटे रहे। इनके ऊपर अस्पताल के बेस्ट मटेरियल टेंडर से लेकर पार्किंग के टेंडर तक को लेकर घूस लेने के इल्जाम है। लोग बताते हैं कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड से हमेशा घिरे रहते। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद इनके साहब के ऊपर और बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। खबर तो ये भी है कि वो सीबीआई को भी पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई अदालत से इजाजत लेकर प्रिंसिपल साहब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने का भी सीबीआई सोच रही है। संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत पहले ही अदालत से मिल चुकी है। जिस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा व्याप्त है, बहुत ही रोष व्याप्त है, उसकी मौत के सच से फॉरेंसिक रिपोर्ट बड़ी आसानी से पर्दा हटा सकती है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चल जाएगा कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप हुआ था। अगर रिपोर्ट रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय राय की सूरत में ये केस उसी पर जाकर खत्म हो जाएगा। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर की मौत को गैंगरेप बताती है तो फिर साजिश की कुछ और ही कहानी बेपर्दा हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर तैर रहे दर्जनों थ्योरी को किनारे रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, तभी कुछ डिसीजन इस पे हो पाएगा, पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। उनके माता पिता जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको एक त्वरित न्याय और निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। ये सब अभी समय के गर्त में है। फिलहाल जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको लेकर पूरा अपडेट जरूर बताऊंगा। उम्मीद है आपको पूरी शुरू से लेकर और आखिरी आज तक की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे।